इस देश में जहां विपक्ष अब तक कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाया है, वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी को 40 साल जिताने का फॉर्मूला तैयार भी कर लिया है। विपक्ष को अभी पता ही नहीं है कि मिलकर लड़ना है, अलग अलग लड़ना है। मिलकर लड़ना है तो नेता कौन होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे और किसकी क्या भूमिका होगी। नरेंद्र मोदी 40 साल आगे तक बीजेपी कैसे सत्ता में बनी रहेगी, इसके लिए फॉर्मूला तैयार करके बैठे हैं। और वो फॉर्मूला जो है उसका अगर बेसिक देखिएगा कि रूट कहां जाता है, तो पहले इसको समझिए, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ये फॉर्मूला कैसे तैयार कर रहे हैं और उसका आधार क्या है जिस पर वो काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि तुष्टीकरण जो है इसको काट दो, नो तुष्टीकरण। उन्होंने कहा इसकी जगह तृप्तिकरण कर दो। मतलब जो इस देश में एक पॉलिटिक्स चली है अपीजमेंट की, और खास करके माइनॉरिटीज के तुष्टीकरण की, और माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण की, कि वो तुष्टीकरण करो और वोट ले लो, वो तुष्टीकरण खत्म करो, तृप्तिकरण करो, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाओ। उसके बाद दूसरा उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि परिवारवाद जो है इसको कर दो कैंसिल। उनका कहना है देश परिवारवाद से बहुत ऊब चुका, अब जो है इसकी जगह परफॉर्मेंस लेकर आओ, परफॉर्मेंस। और तीसरा उन्होंने कहा कि भाई ये जो परफॉर्मेंस है इसके अलावा कि आप जो है पेनिट्रेट कीजिए, मतलब ऊपरी ऊपरी काम नहीं, ऊपरी काम नहीं बल्कि निचले तबके तक पहुंचो। यह नरेंद्र मोदी ने फॉर्मूला दिया और पीएम मोदी की इन्हीं बातों पर बीजेपी का फ्यूचर प्लान तैयार हुआ। यह फ्यूचर प्लान अगले 30 से 40 सालों के लिए है। दरअसल 2 दिन पहले हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि बंगाल, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए 30 से 40 साल तक देश में और राज्य में बीजेपी की जरूरत थी। अब ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में आ नहीं पाई, और ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सत्ता में आएगी इसके बारे में कुछ साल पहले तक चर्चा भी नहीं होती थी। लेकिन बंगाल में बीजेपी 3 सीट से 77 तक पहुंची। एक जमाने में त्रिपुरा के लिए कहा जाता था कि कहां बीजेपी, कौन बीजेपी त्रिपुरा में सरकार बनाकर चला रही है। वैसे ही ओडिशा को उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि ओडिशा में पेनिट्रेट करना है, वहां घुस जाना है। तेलंगाना में सरकार बनानी है, तमिलनाडु में खेल करना है। दरअसल 40 साल वाले फ्यूचर प्लान के लिए बीजेपी उन राज्यों में जगह बनाने की कोशिश कर रही है जहां वो सत्ता में कहीं भी नहीं है, जैसे दक्षिण भारत का इलाका। और दक्षिण भारत में 5 प्रमुख राज्य हैं। कर्नाटक को छोड़कर बाकी 4 जगहों पर बीजेपी कभी सत्ता में आई नहीं है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये मिलाकर दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के पास अभी सिर्फ 29 सीट है, 29 सीट्स। इनमें से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आती हैं। आप सोचिए, तो बाकी राज्यों से बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली हुई है लोकसभा की। और बीजेपी की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है, नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी रही है कि उन राज्यों में चले जाओ आप जहां पर कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा, और काम करके डिलीवर करके वहां लोगों का विश्वास जीतो और सीट लेकर आओ। जैसे इससे पहले नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को चुना, नॉर्थ ईस्ट, जहां पर पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल अलग थी और वहां के लिए कोई सोच नहीं रहा था। आज आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए और इतना काम हो गया है नॉर्थ ईस्ट में कि लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आया, और इसलिए बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट से सीटें आ रही है। वैसे ही अब बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि अब दक्षिण में चलो। 5 राज्यों में 3 राज्य, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी से कोई भी लोकसभा सांसद भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब दक्षिण की ओर फोकस कर रहे हैं कि भाई हो गया, नॉर्थ हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, अब जरा दक्षिण में चला जाए। इन राज्यों में बीजेपी का पहला फोकस तेलंगाना पर है।
तेलंगाना के हैदराबाद में ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। ऐसे ही नहीं हुआ हवा में कि चलो चलो अब मूड हुआ है तेलंगाना में कर लेते हैं। एक क्लियर मैसेज है कि हम तेलंगाना को लेकर सीरियस हैं और हम तेलंगाना में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। और हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 साल बाद हुई है। इसी से आप बीजेपी के फ्यूचर प्लान में तेलंगाना के महत्व को समझ सकते हैं। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो बंगाल की तरह तेलंगाना में भी सबको चौंका सकती है। दरअसल बंगाल में 2016 में बीजेपी को 3 सीटें आई थी, 3 विधायक थे। 2021 के चुनाव में बीजेपी की सीटें 3 से बढ़कर 77 हो गई। 3 से सीधा 74 सीट और ऐड हुआ और 77 हो गई। किसी राज्य में राजनीतिक पार्टी के लिए यह एक तरीके से राजनीतिक धमाका करने जैसा है कि आप 3 से सीधा 77 पर पहुंच जाए। हालांकि आलोचना इस बात की हुई कि बीजेपी वहां सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उस राज्य में जहां आप 3 पर हों और 77 पर पहुंच जाएं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। वैसे ही तेलंगाना में 2018 में बीजेपी ने 1 सीट जीती थी, 1 उपचुनाव में 2 सीटें जीती, यानी कुल मिलाकर तेलंगाना में बीजेपी के 3 विधायक हैं, जैसे बंगाल में 3 होते थे। लेकिन तेलंगाना में कैसे बीजेपी ने खुद को मजबूत किया, आज आपको दिखाता हूं और बताता हूं। 2020 में दुबाक्का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी ने जीता यहां पर। फिर 2020 में ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 150 में से 48 सीटें जीती। जब वहां पर ओवैसी ताना देते थे कि अरे अमित शाह आ गए, नगर निगम के चुनाव में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, वहां 150 में से 48 सीटें बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम में जीती थी। फिर 2021 में टीआरएस के गढ़ करीमनगर में उपचुनाव में बीजेपी जीत गई। ये जो बार बार होता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं, जब भी प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर लेने नहीं जाते, जबकि ये प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री जाते हैं स्वागत करने। अभी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो गए तो उनको लेने के लिए मुख्यमंत्री चले गए केसीआर, लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री गए तो उनको लेने नहीं गए। क्यों? क्योंकि शायद टीआरएस को भी ये लग रहा है कि बीजेपी से कड़ी टक्कर लग रही है, पॉलिटिकली जो है वो उनसे कुछ ना कुछ महसूस कर रहे हैं ऐसा, जिसकी वजह से वो दूरी बना रहे हैं। फिर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि गढ़ में, करीमनगर में बीजेपी उपचुनाव में जीत गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें बीजेपी को मिली। निजामाबाद की सीट से केसीआर की बेटी के कविता को बीजेपी ने हरा दिया, केसीआर की बेटी को हरा दिया। तो बीजेपी को यह लगता है कि वो जो मेहनत कर रही है, क्योंकि क्या होता है नेशनल मीडिया में दक्षिण की उतनी चर्चा नहीं हो पाती, तो लोगों को पता नहीं चलता कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने वहां अपना काडर लगाया हुआ है। आरएसएस वहां जमीन स्तर पर बहुत काम कर रहा है और उसका नतीजा जो है कि केसीआर की बेटी हार जाए, उपचुनाव में जीत मिले, नगर निगम में जीत मिलने लगे, तो बीजेपी आशान्वित हो रही है। बीजेपी को 40 साल के राज के लिए उन राज्यों में भी एक्सप्लोर करना है जहां बीजेपी को अपने लिए संभावनाएं दिख रही हैं। जैसे मैं आपको अभी जो बता रहा हूं कि तेलंगाना हो गया, दक्षिण के राज्य देखिए, जिस तेलंगाना की बात हो रही है वहां 17 लोकसभा सीटें। तो बीजेपी को क्या है कि भाई इन 17 में से अभी बीजेपी के पास कितनी आती है? मात्र 4। बीजेपी के यहां क्या है? 4 सांसद बीजेपी के हैं और 3 विधायक मात्र। तो बीजेपी के लिए ये जो तेलंगाना है, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है कि यहां अगर पार्टी ने एस्टैब्लिश किया खुद को, तो दक्षिण की 17 लोकसभा सीटों में उनके लिए स्थापित होने का मौका है। और विधायक भी 3 हैं, लेकिन बढ़ सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा है अगर हम बंगाल में कर सकते हैं तो यहां क्यों नहीं। उसके बाद बीजेपी अगला टारगेट जो है वो रख रही है केरल को। जो आपको याद होगा राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला हुआ था, तो राहुल गांधी ने क्या कहा कि बीजेपी और लेफ्ट वो मिलकर हम लोगों को साइडलाइन करना चाह रहे हैं या हमको डराना चाह रहे हैं। बीजेपी और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन तैयार किया, जबकि हर जगह कांग्रेस और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है। केरल में कितने? वहां पर 20 लोकसभा सीट है। तो बीजेपी के यहां पर बीजेपी के लिए आंकड़ा जो है वो 0 है। 0 सांसद, 0 विधायक, खत्म है मामला। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि केरल में हम कुछ कर पाएं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट, और बीजेपी यहां पर कितनी है? 0।
गोल, कुछ नहीं, खत्म, न जीरो सांसद, जीरो विधायक। इसी तरीके से तमिलनाडु है। तमिलनाडु में देखिएगा यहां 39 लोकसभा सीट है और यहां 39 में से बीजेपी के सांसद कितने हैं? सांसद हैं 0, खत्म मामला, कुछ नहीं है। और विधायक कितने हैं? 4 विधायक हैं। तो बीजेपी के लिए इन चारों राज्य में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश, ये चारों ऐसे राज्य हैं जहां स्कोप बहुत है। वहीं पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिएगा तो 42 लोकसभा सीटें, 18 सांसद और 77 विधायक हैं। बीजेपी के लिए इन राज्यों में संभावनाएं इसलिए भी बनती हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर राज्यों में परिवारवाद की राजनीति चलती है। जो मैं आपसे कह रहा था कि वो परिवार जो नरेंद्र मोदी को जीत दिलाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और उन्होंने कहा भी कि देश परिवारवाद की राजनीति से उब रहा है और उनको लगता है कि जहां जहां परिवारवाद चल रहा है वहां बीजेपी के लिए मौका है आम लोगों की जगह, आम लोगों के दिलों में जगह बनाने का। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के परिवार की राजनीति चल रही है। चंद्रशेखर राव सीएम हैं, उनकी बेटी के कविता एमएलसी हैं। केसीआर के बेटे केटी रामा राव कैबिनेट मंत्री हैं, केसीआर के भतीजा मंत्री हैं और एक भतीजा लोकसभा सांसद है। मतलब पूरा भयंकर परिवारवाद चल रहा है। 5 लोग परिवार के किसी ना किसी जगह पर सेटल्ड हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार सत्ता में है। एम करुणानिधि के बेटे स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में डीएमके को कांग्रेस का समर्थन है, जो खुद परिवार का सबसे बड़ा प्रतीक है परिवारवाद का। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री थे। जगन मोहन रेड्डी अब कांग्रेस से अलग अपनी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस चलाते हैं। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, पार्टी में महासचिव हैं। ममता बनर्जी पर भी आरोप लगते हैं कि वो भी परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देती है। अभिषेक तो बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे थे हाल फिलहाल तक, अभी थोड़ी स्थिति बदली है। बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि पिछले 8 साल में परिवारवाद की राजनीति फेल होती जा रही है। देश भर में गांधी परिवार फेल, सत्ता से लगातार बाहर है। सीटें गांधी परिवार की या कांग्रेस की कह लीजिए, गांधी परिवार के नेतृत्व में कहां है लोकसभा में आपको पता है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार फेल, 2.5 साल सत्ता में रहे, उसके बाद सत्ता चली गई और अभी पार्टी की क्या हालत है वो आपको पता है। यूपी में मुलायम परिवार फेल, यादव परिवार फेल है, लगातार 2 चुनाव हारे हैं। पंजाब में बादल परिवार फेल, लगातार 2 चुनाव हार गए हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा परिवार फेल है, सत्ता से बाहर है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार फेल है, मुफ्ती परिवार फेल है। परिवारवाद के अलावा बीजेपी ने जातिवाद का भी तोड़ निकाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में है यूपी में आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव। ये दोनों समाजवादी पार्टी के पुराने गढ़ रहे हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी का पुराना फॉर्मूला मुस्लिम यादव समीकरण हिट रहा है। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल करके फिर से यह साबित कर दिया कि यूपी में जातिवाद की राजनीति और पुराने फॉर्मूले अब नहीं चल रहे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।